नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल OT ऑक्सीजन में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, AIMS CRE 4 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है एंड बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया है कि इसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा उसको बोलने के लिए। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोला है कि सीट एलोकेशन के लिए चॉइस कैसे भरना है। तो आज इसी बात को लेके मैं ये वीडियो करूँगा एंड यहाँ पे आप लोगों का जो डाउट हो सकता है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो मैं ग्रुप कोड 11 के लिए बोलूँगा कि कैसे आप लोग अपना चॉइस जो है वो फिलअप कर सकते हो। तो मैं पहले ही आप लोगों को बोल देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोगों का रैंक आया है इसके मतलब ही उसका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रैंक आने के बाद आप लोगों को सीट चॉइस में सीट एलोकेशन का जो चॉइस है उसको फिलअप करना है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। एंड वहाँ पे अपना अपना चॉइस देने के बाद आप लोगों को प्रोविजनली सीट अलॉट भी होता है एंड वहाँ पे जाके अपना अपना जो क्राइटेरिया के अनुसार जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ठीक ठाक से होने के बाद आप लोगों को उसी हॉस्पिटल में या फिर उसी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो इसी को लेके आज का ये वीडियो है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कैसे आप लोग चॉइस भरने से आप लोगों का सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए, AIMS CRE 2025 का एग्ज़ाम मैं दिया था, पर AIMS CRE 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार मैं एप्लीकेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं अप्लाई भी नहीं किया था। तो यहाँ पे आप लोगों में से जितने भी लोग अप्लाई किए हो इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ नोटिस किया हूँ कि हर एक हॉस्पिटल का, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप कोड 11 के लिए आप लोगों को सीट प्रेफरेंस का चॉइस देने में आसानी होगा। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। एंड बीच में अगर आप लोग कहीं पे स्किप करते हो या फिर काट आउट करते हो तो उसके वजह से आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हाथ में टाइम लेके वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, रिज़ल्ट आउट होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के पास रजिस्टर मेल अकाउंट में एक मेल आएगा एंड वहाँ पे आप लोगों को सीट एलोकेशन के चॉइस को भरने के लिए बोला जाएगा। इसका 3 स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को अपने अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके लिए रहेगा एंड 5 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने आएगा, तो इसमें आप लोग चूज़ करिएगा। अभी मैं 5 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके सामने एक एक करके रखूँगा, आप लोग बड़ी ध्यान से इसको देखते रहिए। फर्स्ट ऑप्शन में आएगा आपका BSc इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट with 5 years experience in concerned field, or 10+2 with science with diploma in OT techniques or equivalent with 8 years experience. Next और एक eligibility criteria था नंबर 2, BSc in OT और equivalent with 10 years experience, और 10+2 science with diploma और equivalent with 13 years experience. नंबर 3 में जो क्राइटेरिया दिया गया था BSc इन OT टेक्नोलॉजी और 12th क्लास पास साइंस विथ साइंस प्लस 5 years एक्सपीरियंस इन OT। नेक्स्ट में था 4 नंबर में जो दिया गया था क्राइटेरिया BSc एनास्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 5 नंबर में जो था डिग्री इन एनास्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, और डिप्लोमा इन एनास्थीसिया टेक्नोलॉजी विथ 1 year एक्सपीरियंस। अगर कहीं पे मुझे बोलने में भूल हुआ तो माफ़ करिएगा। अभी ये पांचों के पांचों ऑप्शन में जो दिखा है आप लोगों को, ये ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन में आएगा एंड आप लोगों को इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। एंड आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल मतलब कि इंस्टीट्यूट चूज़ करने के लिए आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हो
वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट एक के बाद एक अपने आपके ऑप्शन में आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में से आप लोगों को चूज़ करना है कि फर्स्ट किसको रखेंगे एंड सेकंड किसको रखेंगे, थर्ड किसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हर एक स्टेप ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चूज़ नहीं कर पाए तो ठीक ठाक इंस्टीट्यूट आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चूज़ करना होगा आप लोगों को। देन आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोग कितने इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो, एंड उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक के बाद एक इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है। एंड इंस्टीट्यूट जब आप लोग चूज़ करेंगे तब आप लोगों को एज को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट को चूज़ करना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार एज का जो लिमिट था वो अलग अलग था। तो वो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाते हैं सीट प्रेफरेंस के बारे में। सीट प्रेफरेंस में आप लोग कौन से हॉस्पिटल को, कौन से इंस्टीट्यूट को पहले रखेंगे वो जानने के लिए आपको अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए नंबर 5 में मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, ठीक है। तो जितने भी एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट है वो पहले ऑप्शन में जीप मार्क को रखेंगे। जीप मार्क का ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ही उन लोगों को लगेगा। अगर आप लोग ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हो एंड आप लोग ऑप्शन में जीप मार्क को रखते हो तो क्या होगा, आप लोगों का अगर प्रोविजनली सीट अलॉट भी हो जाएगा तब भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके पास अगर एनास्थीसिया का डिग्री नहीं है तो ये ध्यान में रखते हुए एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो जीप मार्क को पहले ऑप्शन में देंगे। एंड उसके बाद आप लोग अगर किसी और हॉस्पिटल में मतलब एलिजिबल होंगे तो आप लोग उसको सेकंड ऑप्शन में देंगे, ठीक है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर से बीएससी का तो वो लोग फर्स्ट ऑप्शन में देंगे एम्स भोपाल, एम्स बठिंडा, एम्स नागपुर को, क्योंकि ये पे लेवल 6 में आता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोग देंगे एम्स कल्याणी, एम्स बिलासपुर, एम्स रायबरेली, एम्स न्यू दिल्ली एंड एम्स ऋषिकेश को। ये पांचों के पांचों इंस्टीट्यूट जो है पे लेवल 5 में आता है। तो फ्रेशर्स के लिए ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट आप लोग चूज कर सकते हो। नेक्स्ट में जिन लोगों के पास बीएससी के साथ साथ 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो लोग पहले ऑप्शन में एम्स पटना एंड एम्स बीजापुर को देंगे, जो कि पे लेवल 7 में है, ठीक है। तो इसको आप लोग फर्स्ट चॉइस में देंगे। देन आप लोग जितने भी चाहते हो उतने ऑप्शन को भरते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके एज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना बस। नेक्स्ट में जिनके पास बीएससी है विथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस वो लोग एम्स पटना को पहले रखेंगे ऑप्शन में, नेक्स्ट रखेंगे एम्स जोधपुर, नेक्स्ट एम्स गुवाहाटी, नेक्स्ट एम्स कल्याणी एंड देन एम्स मंगलगिरी, ठीक है। एंड डिप्लोमा के साथ 5 इयर्स के एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है वो लोग एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर एंड एम्स कल्याणी को देंगे। एम्स कल्याणी से पे लेवल 5 का है, बाकी सबके सब पे लेवल 6 का है। भी जिन लोगों के पास डिप्लोमा के साथ 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो लोग मंगलगिरी, पटना, एम्स कल्याणी, एम्स जोधपुर एंड एम्स गुवाहाटी को ऑप्शन में देंगे, फर्स्ट ऑप्शन में देंगे जिसको भी आप चाहे। एंड पे लेवल वहाँ पे 6 है। नेक्स्ट में डिप्लोमा के साथ जिन लोगों के पास 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो लोग एम्स बीजापुर एंड एम्स पटना को देंगे पे लेवल 7 के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने एज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ऐसे सीट प्रेफरेंस देने में आप लोगों को आसानी होगा एंड आप लोगों को सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके रैंक अगर पीछे की तरफ भी है एंड आपके पास अगर एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री है तो आपको जीप मार्क के मतलब जो वैकेंसी था उसमें अलॉट हो सकता है सीट, क्योंकि बहुत सारा लोगों के पास ओटी के डिग्री है, एनास्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री कम लोगों के पास है, तो इसमें आप लोगों का चांस रह सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में आप लोगों को और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ,
4 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते हुए चॉइस को फिलअप करना। नियरेस्ट टू होम, जो घर के पास में है उसको आप लोग पहले ऑप्शन में देंगे। नेक्स्ट है एज, अपने एज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट पे लेवल, ठीक है, जो पे लेवल में अच्छा है उसको पहले ऑप्शन में रखेंगे एंड बाद में दूसरा ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट में है किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में चाहते हो कि अपना सिलेक्शन हो जाए, तो वो लोग कोशिश करिए कि अपने जो स्टेट है उसको छोड़ के किसी और में सीट प्रेफरेंस में ना देने के लिए, क्योंकि आप अगर बाहर वाले स्टेट में जाएंगे ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट को मतलब कि यहाँ पे गवा देंगे बाकी सारे जो कैंडिडेट है वो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन बाहर वाले किसी स्टेट में हो गया एंड आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए तो वो सीट वहाँ पे वैकेंट ही पड़े रहेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास अगर किसी तरह का भी मतलब फेक सर्टिफिकेट है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से ही होगा जिससे कि आप लोग अगर कुछ फेक चीज़ को लेके जाते हो तो आप पकड़ा जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी चॉइस में अपना सीट प्रेफरेंस ना दे तो ही अच्छा होगा। एंड जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी फेक, उन लोगों को भी मैं बोलूँगा कि अपना चॉइस को यहाँ पे नहीं देने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पूछा था कि कितना सीट टोटल है, तो वो मैं पहले बोलने में भूल गया था, तो अभी मैं बोल देता हूँ। टोटल सीट 297, यूआर में 121, ईडब्ल्यूएस में 28, ओबीसी में 79, एससी में 52, एसटी में 17 सीट था। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीट चॉइस के प्रेफरेंस को भरना एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल ओटी ऑक्सीजन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।